नमस्कार दोस्तों। तो भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और 2012 से 2018 तक सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। इस वीडियो में 2019 और 2020 का प्रश्न है, तो ये लास्ट वीडियो होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सूची 1 को 2 से मिलाने वाला है। एक साइड कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी साइड उसकी अवस्थिति है। तो तालचेर कोयला क्षेत्र जो है ये महानदी घाटी में है और कर्णपुरा कोयला क्षेत्र की अवस्थिति दामोदर घाटी में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की अवस्थिति सोन घाटी में है, जबकि सिंगरेनी दरअसल तेलंगाना में है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र की अवस्थिति गोदावरी घाटी में है। तो यही इसका आंसर है। कन्फ्यूजन यहाँ पर सिंगरौली और सिंगरेनी में हो सकता है। तो देखिए एक बार और देखते हैं थोड़ा अच्छे से। तालचेर कोयला क्षेत्र जो है वो उड़ीसा राज्य में है और ये महानदी घाटी में है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड में है और दामोदर घाटी में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है ये दरअसल मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी विस्तारित है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। तो ये सोन घाटी में है। और सिंगरेनी जो कि तेलंगाना में है ये गोदावरी घाटी में है। अच्छा, सोनभद्र से याद आया, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे 4 राज्यों की सीमा टच करती है। एक का नाम मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़, और 3 का नाम का पहला लेटर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए एक क्या, इसमें 2 चोटी ऐसी है जो भारत में अवस्थित उसकी नहीं है। एक है गुरला मंदाता और नामचा बरवा। तो इसका आंसर दोनों देखिए दिया हुआ ए और बी। जबकि कामेट और नंगा पर्वत जो है तो ये भारत में अवस्थित है। नंगा पर्वत तो आपने मैप में देखा ही होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर का पीओके वाला जो पार्ट है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नंगा पर्वत आता है। तो ये भारत में अवस्थिति है इसकी भारत सरकार के अनुसार। और कामेट जो है ये आपको उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में मिल जाएगा, कामेट चोटी। तो ये दोनों भारत में है। जबकि ये गुरला मंदाता जो है ये पश्चिमी तिब्बत में है। और नामचा बरवा जो है ये नामचा बरवा दरअसल ये पूर्वी तिब्बत में आपको मिलता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है लेकिन ये पूर्वी तिब्बत का पार्ट है। तो वही चीज़ इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है। देखिए लिखा, गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में है। और नामचा बरवा पर्वत जो चोटी है अरुणाचल के सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित है, इसलिए दोनों इसका आंसर होगा। जबकि जो कामेत पर्वत है ये कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। और नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें ये आता है। नेक्स्ट क्या है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि पश्चिम से उत्तर की दिशा में, मतलब उधर पंजाब से इधर आइए अरुणाचल प्रदेश की दिशा में इमेजिन कीजिए, तो उधर कमती है वर्षा। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, तो इसलिए पश्चिम से पूरब की ओर कम जाती है। तो ये ध्यान रखना है, विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? अगर आपके दिमाग में अफ्रीका और यूरोप का मैप स्मरण आ रहा हो, मतलब याद आ रहा हो आपको, तो मेडिटेरियन सी आपको याद आ रहा होगा, वहीं से ये पश्चिमी विक्षोभ चलती है। देखिए लिखा हुआ, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब कि मेडिटेरियन सी, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। तो जाड़ा मतलब ठंडा में वर्षा होता है उधर पश्चिमी भारत में। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो जाड़े में यानी ठंड में जो बारिश होती है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है। अच्छा, ये जो वर्षा होता है, अच्छा इसकी ये जो वर्षा होता है रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो यही 2 फैक्ट थे, बाकी सब ऐसे ही है बात। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का तुरंत निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी, अगर आपको याद आ रहा हो, राजस्थान में लूनी नदी अरावली पर्वत से जो निकलती है, तो लूनी नदी का जो ऊपरी जब से जहाँ से निकलता है लूनी नदी, तो उसके 100 किलोमीटर तक आपको मीठा जल मिलेगा। उसके बाद ये खारा जल हो जाता है, लवणीय जल इसमें मतलब बदल जाता है लवणीय जल में। तो इसलिए करके इसी के बारे में ये आंसर है, विकल्प बी। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात और है, मैं व्याख्या पढ़ता हूँ। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। तो पहला फैक्ट तो यहाँ पर यही बन गया कि लूनी नदी कौन से पहाड़ी से निकलती है? तो नागा पहाड़ी से। और ये कौन सी श्रृंखला का हिस्सा है नागा पहाड़ी? अरावली श्रृंखला का। सबसे प्राचीन पहाड़ी है ये श्रृंखला है भारत का, अरावली श्रृंखला। नेक्स्ट, प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी कहलाती है। तो लूनी का जो आरंभिक नाम होता है, जो प्रारंभिक नाम होता है, वो दरअसल
सागरमती कहलाती है, लेकिन जैसे ही इसमें सरस्वती नदी मिल जाती है पुष्कर झील के पास, तो पुष्कर झील राजस्थान में, तो उसके बाद ये लूनी कहलाती है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा, अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोत्रा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है। तो यही बात था, इसी से क्वेश्चन बना हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए इसका नामकरण पर बात कहा गया है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो कहाँ विलीन हो जाती है लूनी नदी? कच्छ के रन में। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी, जिसको राजस्थानी में लूणी कहते हैं, नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्द लवनावती यानी कि साल्ट रिवर से व्युत्पन्न हुआ है, मतलब उससे उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो बंगाल की डेल्टा का एक उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो अगर आपको पहाड़ी वाला पार्ट याद आ रहा है इंडिया का, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर इमेजिन कीजिए। तो सबसे पहले आपको सतपुड़ा मिलेगा, वही सतपुड़ा के घने जंगलों में, कविता याद आ रहा होगा आपको स्कूल डेज। सतपुड़ा मिलेगा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से ही दामोदर नदी निकलती है और जिसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण है। तो कथन है इसमें, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में। कारण, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ये इसकी व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर पहाड़ियों से जो घिरा हुआ इम्फाल बेसिन है, ये सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है, सरोवर वाला मैदान। तो विकल्प ए इसका सही है। व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। तो ये सरोवरीय मैदान की परिभाषा दी हुआ है कि पहले किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान, मतलब पहले झील था लेकिन बाद में वो तलछट उसमें जमा हो गया, तो जमाव के कारण वो मैदान में बदल गया, तो उसी को सरोवरीय मैदान कहा जाता है। क्योंकि वो पहले सरोवर था, अब वो उसमें जमाव इतना हो गया इसलिए वो मैदान में बदल गया। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। तो ऐसा नहीं कि इम्फाल बेसिन ही सिर्फ सरोवरीय मैदान के उदाहरण है, कश्मीर का जो घाटी है वो भी दरअसल ये सरोवरीय मैदान का ही उदाहरण है। इसका मतलब पहले वहाँ पर सरोवर होता होगा और कश्मीर घाटी में भी, और फिर गाद जम गया और फिर बराबर समतल हो गया और मैदानी भाग में बदल गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने व्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो जो उपलब्ध विकल्प है उसके हिसाब से दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प 20 का आंसर हो गया। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक नदी, अभिशाप नदी भी कहते हैं, और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बे ऑफ बंगाल, ये हुगली में मिल करके बे ऑफ बंगाल में जा करके समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही हैं उसको देख लेते हैं। देखिए पहला ही कथन गलत है। लिखा हुआ मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, मतलब जीवाश्म नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होता ही है और हिमालय के परतदार चट्टानों में तो जीवाश्म है ही, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये दूसरा और तीसरा दोनों सही है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। कैसे ये सही हुआ, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, पता चल जाएगा। छोटा सा व्याख्या है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बुर्जहोम तो आपको याद आ ही रहा होगा कि इससे क्या प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, इतिहास से कनेक्ट करके जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में, बुर्जहोम से क्या प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ये 2019 का समाप्त हो गया। अब 2020 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये लास्ट है। तो भारत का भूगोल 2020 का जो प्रश्न है, सबसे पहला, ये निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो जो नहीं है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की,
वो है रेंगमा, क्योंकि रेंगमा जनजाति दरअसल असम और नागालैंड में आपको मिलेगा, तो इसलिए विकल्प इसका सही आंसर है। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो जनजाति है वो हालचू, ओंजे और सोमपेन, ये तीनों जनजाति अंडमान निकोबार की है। फिर से बोलता हूँ, हालचू, ओंजे और सोमपेन, ठीक है। जनजाति से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं देखता हूँ एक मैपिंग करके सारे जो राज्यों की जनजातियाँ हैं उसको मैं एक वीडियो 5-7 मिनट का मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और आज ही कोशिश करूँगा। अगर आज कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं करूँगा। देखिए, अब अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ फैक्ट आपको भी याद आ रहे होंगे। 10 डिग्री चैनल याद आ रहा है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। और क्या फैक्ट याद आ रहा है आपको? पोर्ट ब्लेयर याद आ रहा है? पोर्ट ब्लेयर कौन से किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार का कौन से द्वीप पर है? अच्छा, डक्कन पासेज याद आ रहा होगा, तो डक्कन पास के ऊपर में जो द्वीप है उसका नाम आपको बताने हैं, उसी पर है पोर्ट ब्लेयर। और डक्कन पास के पैसेज के नीचे में जो है वो है शायद लिटिल अंडमान है क्या? अच्छा, एक कोको स्ट्रेट आपको याद आ रहा होगा। कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको आइलैंड पर म्यांमार का अधिकार है। अच्छा, और क्या याद आ रहा है? 6 डिग्री चैनल याद आ रहा है? 6 डिग्री चैनल दरअसल जो साउथ निकोबार है, निकोबार वाला ग्रेट निकोबारी को सुमात्रा द्वीप से, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, ठीक है। और इसी पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वही है। तो ये सब सारे। अच्छा, एक एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है, उसका क्या नाम है? तो वो भी एक फैक्ट आपको याद आने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं बार बार, तो आपने अगर नहीं देखा है पिछले वाला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिए, चाहे बढ़ा के ही देख लीजिए। उसमें और ज़्यादा विश्लेषण किया गया है, एक के साथ साथ 4-4, 5-5 फैक्ट का विश्लेषण किया गया है। इसमें तो सिर्फ मतलब जो जल्दी जल्दी याद आ रहा है वो बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जनजाति याद रहेगा ना, निकोबार द्वीप समूह का, हालचू, ओंजे और सोमपेन, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो ट्रांस हिमालय नदी जो है वो सतलज नदी है। विकल्प 20 का सही आंसर है। सतलज से संबंधित भी 5-6 फैक्ट मैंने किसी वीडियो में चर्चा किया है, किसी का एक से अधिक वीडियो में चर्चा किया है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्याख्या। सतलज नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी, एक तरीके से ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकस ताल या राक्षस ताल झील से है। तो ये बात तो आपको याद आ ही रहा होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में बात की गई है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। अच्छा, हमने एक फैक्ट ये भी बात किया था कि ये लगातार 3 बार काटती है हिमालय की श्रेणियों को, एकमात्र ऐसा नदी है, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, फिर से जनजाति और अवस्थिति आ गया। मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर अपलोड करने का, क्योंकि इससे एक तरह से एकदम हॉट जोन है ये जनजाति वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जनजाति और अवस्थिति, तो देखिए जो सही है पहले उसको पढ़ लेते हैं। अंगामी जनजाति, ये नागालैंड में मिलेगी। अच्छा, नागालैंड की अभी एक और जनजाति थी, क्या नाम था उसका भी? हाँ, रेंगमा जनजाति, तो ये भी याद रखिएगा। रेंगमा जनजाति और अंगामी जनजाति, ये दोनों नागालैंड की है। हालांकि रेंगमा जो है असम में भी मिल जाएगी, लेकिन रेंगमा और अंगामी नागालैंड की, ऐसे याद रखना है। बिरहोर तो कई बार पूछ चुका है, लगता है 4-5वां बार लगता है आ रहा है। बिरहोर जनजाति ये झारखंड की है। और नेक्स्ट क्या है? टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने कहानी बताया था, अभी फिर बोलूँगा अभी कहानी। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, तो कहाँ की है खस जनजाति? ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मिलेगा खस जनजाति, ठीक है। अच्छा, टोडा के बारे में मैं पुनः स्मरण कराता हूँ आपको याद है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी याद तो आ ही गया होगा, अनामुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर बोल रहा हूँ, मीटर है। मैं फिर से बोल देता हूँ, 2695 मीटर है। इंग्लिश में बोलता हूँ 2695 मीटर है, ठीक है। अच्छा, यानी 2700 में 5 कम, ये मीटर वाली बातें हैं। तो अन्नामलाई पर्वत पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, ठीक है। और अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई है दक्षिण भारत की जब हुई। तो जब उत्तर में देखेंगे तो आपको, यानी कि अन्नामलाई पर्वत के उत्तर में तो आपको पाल घाट मिलेगा, और पाल घाट के फिर आगे और बढ़ेंगे मैप में तो आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, यानी कि 2637 मीटर। कहीं कहीं पर 2636 भी दिया हुआ है, यानी कि 2636 भी दिया हुआ है कि पुराने वाले एटलस मैप में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, इसी नीलगिरी पर्वत की जो मूल जनजाति है वो टोडा जनजाति है, जिसका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन करना, यानी भैंस का पालन करते हैं। तो ये कनेक्शन
आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब बार बार ये टोडा का चर्चा रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो एक साइड झील है, दूसरे साइड उसकी अवस्थिति है। तो अब देखिए झील से भी क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ये साला झील कहाँ का है? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश का है, ये तो याद ही रहेगा, साला झील अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है बड़खल झील, बड़खल झील हरियाणा का है। एक और हरियाणा का झील था ना, सूरजकुंड झील, याद आ रहा होगा आपको, सूरजकुंड लेक, तो ये हरियाणा का है, और बड़खल झील भी हरियाणा का। लोकटक झील ये तो मणिपुर का है। कालीवेली झील ये तमिलनाडु का है। तो ये सही मैच ही था सारा। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। साला झील अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, बड़खल झील हरियाणा का फरीदाबाद में मिलेगा, और लोकटक झील ये मणिपुर में, और कालीवेली झील ये बिल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में मिलेगा। नेक्स्ट कथन है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। नहीं है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का भारत में सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र का मुंबई शहर है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में से स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास अगर कहीं होता है भारत में तो गुजरात में होता है। तो इसलिए अगर कारण सही है, कथन गलत, तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प डी है, ए गलत, आर सही। अच्छा, अहमदाबाद कौन से नदी किनारे बसी हुई है? तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा। साबरमती आश्रम भी वहीं आसपास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैपिंग कीजिएगा इसमें और बताइएगा कि कौन सा नदी किनारे है। अगर अच्छे से याद है एकदम बिल्कुल, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, मतलब भूलने की कोई संभावना नहीं, तो मत टाइप कीजिएगा। अगर थोड़ा दिक्कत है तो टाइप करके बताइएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है, उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है, और अहमदाबाद का भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थिति होने के कारण इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो वही सारी बातें हैं, और क्या। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी है, जो उपलब्ध विकल्प है उसके हिसाब से। अब प्राचीनतम पूछ देता तब क्या बोलते हैं? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है, इसके बी वाले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है। मैं पेन का यूज करूं, देखिए अरावली श्रेणी ये हो गया प्राचीनतम, और हिमाद्री श्रेणी ये हो गया नवीनतम, मतलब नया वाला, न्यू, और अरावली हो गया ओल्ड। नेक्स्ट, अच्छा अरावली से याद आया कुछ? एक नदी अभी 2019 वाले में क्वेश्चन आया था, लूनी नदी निकलती है, कौन से पहाड़ी से निकलती है? लूनी नदी। अरावली श्रेणी का ही है वो, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कहाँ जाके खत्म होती है लूनी नदी? ये लूनी नदी खत्म होती है जाके रन ऑफ कक्ष में खत्म होती है, रन ऑफ कक्ष में। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट और था, जो जहाँ से प्रारंभ होती है तो उसमें एक सहायक नदी मिलती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी बात किया हूँ, अभी मुझे भी नहीं याद आ रहा है। वहीं से जब वो नदी सहायक नदी इसकी मिल जाती था, वहाँ से ये लूनी कहलाती है। और शुरू के 100 मीटर तक, मीटर या किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक शायद, या मीटर तक, पता नहीं, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है। ये 100 तक क्या होती है? वो मीठे जल रहती है, बाद में फिर लवण हो जाता है, मतलब कि खारा जल हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो खनिज और उत्खनन शहर है लिखा हुआ, एक साइड खनिज है, एक दूसरे साइड उत्खनन शहर। तो सही जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। जैसे लौह अयस्क बेल्लारी से संबंधित है, और बॉक्साइट का उत्खनन ये कटनी से होता है, जबकि जो गलत है उसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर व्याख्या पढ़ देते हैं, गलत सही दोनों सही हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है, तांबा के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान में ही मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में है। तो यही सारी चीज़ें। और मध्य प्रदेश में जो कटनी है, वो कटनी जो जगह है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर घाटी स्थित है। तो अभी हमने एक पढ़ा था कि कश्मीर घाटी और इम्फाल घाटी ये दरअसल सरोवरीय नदी का, सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान मतलब कि वहाँ पर पहले सरोवर था और बाद में गाद जमा हो गया और मैदानी क्षेत्र में बदल गया। तो ये तो पूर्व फैक्ट है। अब पूछ रहा है कश्मीर घाटी स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत की श्रेणियों के बीचों बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, रिवीजन जैसा ही हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में है अवस्थित है। महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो बस एक फैक्ट याद रखना है कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप देखेंगे यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है, तो सबसे पहले आपको चंबल नदी मिलेगा, फिर सिंध नदी मिलेगा,
सिंध वो वाला सिंध तो एक है ही कश्मीर में है, एक यहाँ पर भी सिंध नदी मिलेगा, फिर उसके बाद बेतवा नदी मिलेगा, फिर केन मिलेगा। तो पहले बेतवा फिर केन मिलता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। वही बात यहाँ पर व्याख्या में लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार है, पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो चट्टोग्राम यानी चिटगांव से भेजा गया। ये करंट से संबंधित था, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। थोड़ा सा एक बार और 19 वाला जो जहाँ पर मुझे भी याद नहीं आ रहा था ना, उसको एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ ताकि याद रहेगा अच्छे से। लूनी नदी वाला बात, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ लेता है। अच्छा, इम्फाल वाला तो याद रहेगा ना आपको, सरोवरीय मैदान, इम्फाल की बेसिन और कश्मीर घाटी, ये दोनों है सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लूनी नदी वाला था वो देखिए फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। क्या क्या था लूनी नदी वाला? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला में ही नागा पहाड़ी है। अब ये नागा पहाड़ी नागालैंड से कन्फ्यूजन नहीं होना है, नागा पहाड़ी है, वहीं से निकल जाती है अरावली नदी, ठीक है। प्रारंभ में इसे सागरमती कहते हैं, किसको? लूनी नदी को। लेकिन जैसे ही ये पुष्कर झील के पास पहुंचती है तो यहीं पर ही एक सहायक नदी सरस्वती नदी मिल जाती है, और सागरमती में जैसे ही सरस्वती नदी मिलती है तो इसको लूनी के नाम से हम जानते हैं। और 100 किलोमीटर, देखिए मैं मीटर में कन्फ्यूजन हो रहा था तो 100 किलोमीटर तक, शुरू के 100 किलोमीटर तक मीठा जल पाया जाता है। उसके बाद फिर ये बाड़मेर का जैसे ही बलतोरा जगह पर पहुंचता है तो ये जल इसका मीठा से लवण हो जाता है, यानी कि खारा हो जाता है, और ये फिर बाद में कच्छ के रन में जाकर के विलीन हो जाता है। और खारेपन के कारण ही इसका नाम लूनी पड़ा है, जिसको राजस्थानी भाषा में लूनी कहते हैं, और इसका जो संस्कृत में लवनावती शब्द से निकला है लूनी, यानी साल्ट रिवर से, ठीक है। तो वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा सुझाव अपने ज़रूर दीजिएगा, और धैर्यता के लिए 2020 तक साथ देने के लिए आपको धन्यवाद दिल से। वीडियो अच्छा लगा तो मैं क्या कहूँगा आपको पता ही है, और क्या करना है आपको पता ही है। बस मैं अपनी बात बता देता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर मुझे पुराने हैं, इसमें जितनी मदद हो सकता है कीजिए। अपना काम नुकसान करके नहीं करना है, बस मदद के नाम पे कर दीजिए, जैसे भी हो सकता है। थैंक यू। किस पर और वीडियो बनाने चाहिए आप ज़रूर बताइएगा मुझे।